बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। भाई इतना लंबा दिन था कल का, मतलब सुबह से शुरू हुआ बिकॉज़ नवाज शरीफ साहब की फ़्लाइट और फिर इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से इतना बड़ा जलसा, जलसे से इतनी बड़ी तकरीर, इतनी बड़ी बड़ी बातें, वड्डे लोग वड्डियाँ गल्लां। जब इस तरह की बातें हों और फिर क्राउड ऐसा हो कि कैसा क्राउड, कहाँ से आया ये क्राउड। सिर्फ लाहौर नहीं था, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे। और सिर्फ पूरे पाकिस्तान से नहीं, इंटरनेशनली भी लोग आए थे। भाई कोई सैकड़ों की तादाद में लोग तो नवाज शरीफ के साथ फ्लाइट में बैठ के आए थे। इतने ज़्यादा लोग आए थे, तो मेरे ख्याल से एक वीडियो में इस हवाले से आपसे बात करना ये ज़्यादती होगी। इस पॉलिटिकल एक्टिविटी के साथ भी ज़्यादती होगी, रिटर्न ऑफ नवाज शरीफ के साथ भी ज़्यादती होगी। जो नई पाकिस्तान के अंदर एक सियासत का बाप खुल गया है, बाप इन द सेंस चैप्टर की बात कर रही हूँ, नॉट द बाप फादर वाला नहीं कर रहे। ये बाप वाली बातें हम नहीं करते, ये जो करते हैं उन्हीं को सूट करती है। हम चैप्टर वाली बातें कर रहे हैं, समझ तो गए हैं ना आप। अच्छा, तो जो एक सियासत का एक नया चैप्टर जिसका आगाज़ कल हुआ नवाज शरीफ की तकरीर के साथ, तो मुझे लगा कि हमें इसके ऊपर और बात करनी चाहिए और बात करनी थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा कि सिर्फ एक वीडियो इसके लिए काफ़ी नहीं है, हमें आपसे बात करनी है। बिकॉज हम बात करेंगे सवालों के जवाब की, हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो नवाज शरीफ ने एजेंडा दिया, हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो मैसेज दिया, हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि सबक, इस पूरी एक्सरसाइज से हमें सबक क्या मिला। और फिर जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा जलसा हो, इतने ज़्यादा लोग, मतलब जब कोई फिल्म हिट होती है ना, तो लोग कहते हैं कि यार मतलब खिड़की तोड़ पिक्चर थी, रिकॉर्ड तोड़ पिक्चर थी। ये जलसा तो मैं समझती हूँ कि जेल तोड़ जलसा था। एग्जैक्टली जेल तक, अडयाला तक इस जलसे की गूंज सुनाई गई। बल्कि अगर मैं ये बोलूँ कि अडयाला के अंदर से मियाँ नवाज शरीफ के नारे लग रहे थे तो कुछ गलत नहीं होगा। अब आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं, अब रुको तो सही, ठहरो तो सही, आपको बताती हूँ ऐसा ही हुआ है। जेलों की दरे दीवार, जेलों की जो दीवारें थी, जो जेलें थी, वो नवाज शरीफ के नाम से गूंज उठी। और इन सब में इमरान खान का बहुत बड़ा हाथ है। वो कैसा हाथ है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करना चाहिए कि जी सबको सब जवाब मिल गए हैं। हूँ ना राम जतानू, जो नवाज शरीफ साहब के वापस आने से उन लोगों को भी जवाब मिल गया जो कह रहे थे कि जी नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। नवाज शरीफ की तकरीर से उन लोगों को भी जवाब मिल गया कि अच्छा अभी पता नहीं क्या तकरीर करने वाले हैं, कोई मज़ाहमत का बयानिया होगा, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया होगा, कि क्या बयानिया होगा, क्योंकि बयानिया तो नहीं होगा। सबसे बड़ा चैलेंज नवाज शरीफ का ये है, तो नवाज शरीफ ने वो चैलेंज भी पूरा कर लिया। बयानिया जो नवाज शरीफ ने बनाया और जो बताया, वो बयानिया इंतकाम का नहीं है, वो बयानिया है फलाह बहबूद का, वो बयानिया है सड़कों का, पुलों का, कशकोर को मुकम्मल तौर पर तोड़ने का, यानी कि एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाया जाएगा। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। तो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया बयानिए के अंदर। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, रिमाइंड करा देती हूँ, और फिर उसको आपने गौर से सुनना और समझना है, ताकि आपको पता चल जाए कि असल में बयानिया क्या था। वो जो लोग कह रहे थे ना कि जी बयानिया नहीं होगा, लोग भी नहीं आएंगे, नवाज शरीफ भी नहीं आएगा, नवाज शरीफ भी आ गया, लोग भी आ गए, बयानिया भी आ गया। और अब एक सियासत के नए बाप का आगाज़ हुआ है। पहले बयानिया वाले चैप्टर को हम ज़रा क्लोज कर ले, फिर हम ये सियासत के नए बाप के चैप्टर को खोलते हैं। गालिब हमें न छेड़ फिर जोशे अश्क में, गालिब हमें न छेड़ फिर जोशे अश्क में, बैठे हैं हम तहैया तूफ़ान किए हुए। ये शेर वैसे तो गालिब साहब का है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इसे दोहराया जलसे के अंदर, और ये कह करके दोहराया, रुको ज़रा, सुनो ज़रा, ठहरो ज़रा, मेरी बात सुने, मेरा शेर सुन ले, ठीक है, शेर आप सुन ले। शेर सुनाया, फिर उस शेर को समझाया। तो फिर मैं देख रही थी कि लोग कह रहे थे कि नवाज शरीफ ने क्या कहा, मतलब बयानिया तो नहीं दिया। अरे भाई यही तो बयानिया है, यही बयानिया है कि भाईजान मेरे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। नवाज शरीफ साहब ने आपको समझाया, अगर आपको नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, सब इधर आ जाए, मैं आपको इधर समझा देती हूँ, मैं आपको समझाती हूँ। शायर इस शेर में ये कहने की कोशिश कर रहा है और ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे दिल में बहुत कुछ भरा हुआ है। अगर दोबारा इस किस्म के मामलात हुए या दोबारा मेरी दुखती रग पर हाथ रखा गया तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, फिर मैं बोलूँगा। क्योंकि कल नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर के अंदर बार बार
बार बार ये एश्योरेंस कराई लोगों को भी, शहबाज शरीफ साहब को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी, जुडिशरी को भी, कि भाईजान देखें मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। उन्होंने बार बार कहा, उन्होंने कहा मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैंने इस तकरीर के अंदर, इस जलसे के अंदर ऐसी कोई बात नहीं की है जो कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए। ठीक है, शहबाज साहब भी यहाँ पर सुन रहे हैं और बार बार ये बात कहने का मतलब एश्योरेंस था। बार बार ये बात कहने का क्या मतलब था? एश्योरेंस था कि गालिब हमें ना छेड़, फिर जोशे अश्क में कि ना छेड़ मलंगानू, ना छेड़ मलंगानू। उन्होंने कहा कि मैं बड़े सब्र से, बड़े बर्दाश्त से, बड़े पेशेंस से, बड़ा दिल करके, क्या कहा? बड़ा दिल करके मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हमने इंतकाम की सियासत नहीं करनी। और यही तोड़ है, यही तोड़ है इमरान खान का, यही तोड़ है नफरत की सियासत का। नफरत की सियासत का तोड़ नफरत नहीं हो सकता। अगर आप एक आंख के बदले दूसरे बंदे की आंख निकालेंगे तो इस तरह से आधी दुनिया या पूरी दुनिया तो अंधी ही हो जाएगी। कौन रोकेगा इसको? वैसे ही मुल्क की वाट लगी हुई है, मुल्क की ऐसी तैसी फिरी हुई है। अच्छा मुझे बताएं, क्यों कहते हैं जी मियाँ जो आवेगा लग पता जावेगा? क्यों कह रहे थे लोग? मुझे नहीं पता कि अभी मियाँ साहब आएंगे और वो कितना अच्छा चीज़ों को कर पाते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब है। द सिस्टम इज बीन टेकन ओवर। इस टाइम पर सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं जिनके कंधों पर इतना ज़्यादा बोझ है, क्योंकि ना हुकूमत ना सिस्टम, निगरान हुकूमत को तो काम सिर्फ उस चीज़ को कैरी करना है। मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब किस हद तक खुशहाली ला पाएंगे, लेकिन वो इरादा मुकम्मल रखते हैं, इरादा पक्का रखते हैं। अवाम को उन्होंने ये उम्मीद तो दिलाई है, इस हद तक जा कर के उम्मीद दिलाई है कि उन्होंने कहा कि मैं अपना बदला भूल गया हूँ, आपको देख करके मेरे साथ जितना बुरा हुआ मैं भूल गया हूँ, उन चीज़ों को मैं एक साइड पर रखता हूँ। कुछ ऐसी उन्होंने कहा कि बातें होती हैं जो मुकम्मल तौर पर भूली नहीं जा सकती, लेकिन उनको मैं साइड पर रखता हूँ। तो ये है बयानिया, और यही है इमरान खान का तोड़ कि जो उन्होंने नफरत फैलाई थी, नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान का नाम ही नहीं लिया। उनको बातें लगाई लेकिन उनका नाम लेने लिए बगैर लगाई। उन्होंने जब ये कहा कि भाई मैंने अमेरिका को बोला धमाके करने के टाइम के ऊपर कि जी हम तो धमाके करेंगे, ये जितने भी पैसे वैसे डॉलर्स वॉलर्स दे रहे थे हमने मना किए। अगर कोई और होता, और साथ ही नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप तो समझ तो गए हैं ना कोई और कौन, अगर कोई और होता क्या वो इतने पैसों की अपॉर्चुनिटी छोड़ता? ठीक है, बगैर नाम लिए मिट्टी मिट्टी लाई सी। और यही तोड़ है, यही तोड़ है नफरत की सियासत का, और यही तोड़ है आगे बढ़ने का। और जब मैं कहती हूं ना कि सियासत का एक नया बाप, तो जो सियासत का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है वो यही चैप्टर है कि सबको मिलकर काम करना है। और वो इसलिए सबको मिलकर काम करना है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं, इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि आप फ़ौज को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। आपको फ़ौज तो चाहिए ना, हाँ आप उनकी बाउंड्रीज मार्क कर सकते हैं कि किस हद तक फौज इंटरफेयर कर सकती है, बिल्कुल वैसे जैसे सियासतदान अपनी बाउंड्री मार्क कर सकते हैं कि किस हद तक उनको नीचे गिरना है, किस हद तक उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ना है, किस हद तक उनको फौज के साथ हैंड इन हैंड करके काम करना है। बदले लेने के लिए फौज के साथ काम नहीं करना। वो जैसे इमरान खान साहब ने किया माजी में कि मैंने नवाज शरीफ से बदला लेना है, तो वो बाजवा साहब के साथ भी मिल गए, फैज़ हमीद साहब के साथ भी मिल गए, ज़हीरुल इस्लाम, शुजा पाशा, एवरीबडी, देन राहील शरीफ वाज आल्सो ऑन बोर्ड एंड ऑल दोज। अब बार बार नाम लेने से ये नहीं होता कि जी बात जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुंच सके। इशू ये होता है कि बात लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं अवॉइड करना चाहती हूँ बार बार नाम लेने का। हालांकि सबको पता है, सबको पता है कि प्रोजेक्ट इमरान खान क्या था। नवाज शरीफ पिछले 15 या 20 सालों से आप कह लें कि उन्होंने 20 सालों में सिर्फ एक इलेक्शन लड़ा। 1999 में coup हुआ, राइट। उसके बाद जब वो पाकिस्तान आए तो जो जिला वतनी के बाद, तो वो जो पहला इलेक्शन 2008 वाला था वो तो वो लड़ ही नहीं सके, ठीक है। 2013 वाला इलेक्शन लड़ा, ठीक है, वो जीत गए, उसके बाद आ गए। उसका 2018 का इलेक्शन फिर उन्होंने नहीं लड़ा। आई एम नॉट श्योर कि ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा, यू नो। और लेसन भी, जो लेसन है, जो बार बार ये जो शेर मैं आपको बता रही हूँ ना गालिब साहब का, जिसको नवाज शरीफ साहब ने बड़ा एप्ट तरीके से इस्तेमाल किया है, यही एजेंडा है, यही मैसेज है, यही बयानिया है कि लेसन यही है भाईजान कि जी भुट्टो का जुडिशल मर्डर कर दिया, लेकिन आज तक भुट्टो का जुडिशल मर्डर करने वाले भुट्टो को तो नहीं मार सके।
आप मुझे खुद बताएं, दिल पे हाथ रख के बताएं, भुट्टो जिंदा है कि नहीं? भुट्टो जिंदा है, वो मरकर भी जिंदा है। इसी तरह जिन लोगों ने नवाज शरीफ की सियासत खत्म की थी, करने की कोशिश की थी अपनी तरफ से, तो उन्होंने खत्म कर दी थी ना, नवाज शरीफ की सियासत खत्म की थी, वो नवाज शरीफ की सियासत तो नहीं खत्म कर पाए। अगर किसी को लग रहा है अभी भी, अगर किसी को रत्ती भर डाउट है कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, तो भाईजान जाओ जाके एक्शन रिप्ले देख लेना, जलसे का एक्शन रिप्ले देख ले और आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ना भुट्टो को मारने वाले भुट्टो को मार सके, ना नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने वाले नवाज शरीफ की सियासत कर सके। और यही मैसेज, यही लेसन, यही चीज दोबारा जलसे में दोहराई गई कि कब तक ये चलेगा। फिर 2-3 साल के बाद, आज रिटर्न ऑफ नवाज हुआ है, तो क्या 2-3-4 साल के बाद रिटर्न ऑफ खान हो जाएगा? तो ये सिलसिला बंद करना होगा। क्या बंद करना होगा? इंजीनियरिंग बंद करनी होगी। तो अभी भी जिन लोग को लग रहा है ना कि जी ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट तकरीर नहीं थी, जरूरी नहीं है भाई। जनरल आसिम मुनीर साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ अभी क्या किया है, या जनरल आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान की सियासत के अंदर अभी तो इंटरफेयर किया ही नहीं है। बाजवा साहब ने किया था तो नवाज शरीफ साहब ने बाजवा साहब का नाम लिया। बाजवा साहब दुबई बैठे हैं, किधर हैं पता नहीं, दुबई में है ना, किधर है मुझे क्या पता किधर है, मतलब पाकिस्तान में नहीं है। जनरल फैज हमीद किधर है पता नहीं। वो बाजवा साहब, उनके जो रिश्तेदार है, उनके खिलाफ एक अलग चार्जशीट चालू हुई है, उनकी अलग इंक्वायरियां हो रही हैं, वो शुरू हो चुका है काम, उत्थे भी कम पै गया जे। तो अपने आप में ये निशानियां हैं। सो ये इंजीनियरिंग खत्म करना होगी। ठीक है, आइडियल होता, मुझ जैसी जमहूरियत पसंद शख्स के लिए ये आइडियल होता कि जो कल जलसा नवाज शरीफ साहब ने मीनार पाकिस्तान में किया है, आज अगर इमरान खान बाहर होते ऐसा ही जलसा, इस लेवल का, चलें जी इस लेवल का जो नवाज शरीफ ने कल जलसा किया है, उस लेवल का जलसा करके दिखाते। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे हालात छोड़े कहाँ हैं, और उसमें इमरान खान साहब का इक्वली कंट्रोल, इक्वली हाथ था। और अब क्योंकि खान साहब की बातें हो रही हैं तो मैं आपको अडयाला का हाल ना बताऊं, ये ज्यादती होगी ना, आपके साथ भी और मेरे साथ भी। तो जनाब जी मामला ये है कि जो इमरान खान साहब है ना, उन्होंने पूरी तकरीर भी छोड़ें, पूरा जलसा शुरू से लेकर अंत तक पीटीवी के ऊपर लाइव देखा है जेल के अंदर। ये जाहिद गिशकोरी साहब हैं, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किया, मेरी नज़र से वो ट्वीट गुजरा, बल्कि एक दफ़ा उन्होंने ट्वीट किया, फिर उसके बाद उन्होंने उसी ट्वीट को दोबारा कोट करके ट्वीट किया कि हाँ भाई कंफर्मेशन आ गई है जी, पूरा जो कल का प्रोग्राम है वो इमरान खान साहब ने देखा। तो बेसिकली इमरान खान जो हैं उनका जेल में भी जाके नवाज फोबिया ख़त्म नहीं हुआ है। आइडियली तो मैं ये चाहूँगी कि इमरान खान भी इस को देख करके इवेंट को होश के नाखून लें, गुस्सा छोड़ें, ठीक है, गुस्से को थूकें, कोई अकल अपने अंदर पैदा करें और एक पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करें जो कि सबको साथ लेकर के चलता है, एक लीडर की तरह बिहेव करें जो सबको साथ लेकर के चलता है, और अभी भी पछतावा करें जो उन्होंने गलत चीज़ें की हैं, बिकॉज देयर इज़ नो लुकिंग बैक। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र के अंदर सीख सकते हैं, और अपनी गलती को तस्लीम करने से कोई छोटा नहीं होता। जो शेर व शायरी नवाज शरीफ ने की, जो पैगाम रसानी उन्होंने शेर व शायरी के ज़रिए की, ये सबसे वज़ादार तरीका होता है, सबसे एप्ट तरीका होता है कम अल्फाज में अपनी बात, अपने एहसासात और जज्बात बताने का। और ये बात इमरान खान साहब को समझ आ जानी चाहिए। और जाहिर सी बात है क्योंकि शुरू से लेकर एंड तक पूरा प्रोग्राम देखा, वो अडयाला जेल में चल रहा था, टीवी के ऊपर, पीटीवी के ऊपर, स्टेट टीवी के ऊपर। तो जाहिर सी बात है उस पूरे इवेंट में क्या था, नवाज शरीफ। जब नवाज शरीफ नहीं थे तो जलसा गाह से नारे और गाने आ रहे थे जिसके अंदर नवाज शरीफ थे। अगर जलसा गाह से कट करके मनाजर एयरपोर्ट के दिखाते, या वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट था या वो लाहौर का एयरपोर्ट था, जहाज़ उतर गया, अब जहाज़ के बजाय हेली पे शिफ्ट हो रहा है, हेली पहुंच गया, अब नमाज अदा हो रही है, कट टू जलसा। और फिर उसके बाद अगर जलसे के अंदर भी मरियम नवाज़ आएँ बात करने के लिए, ख्वाजा आसिफ आएँ बात करने के लिए, एहसन इकबाल आएँ बात करने के लिए, खुरम दस्तगीर आएँ बात करने के लिए, अयाज सादिक आएँ बात करने के लिए, ये सारे चेहरे तो वही हैं, ये सारे लोग तो वही हैं जो कि इमरान खान साहब को, जिनको देख करके वट चढ़ता था। इमरान खान साहब इन सब के साथ पर्सनल स्कोर सेटल करना चाहते थे। उन्हीं चेहरों को देखा और उन्हीं के मुंह से बार बार नवाज शरीफ का नाम सुना, और वो बेकरारी देखी कि कब आ रहा है नवाज शरीफ, कब आ रहा है नवाज शरीफ, कब आ रहा है नवाज शरीफ। तो भाई इमरान खान साहब तो दिल ही दिल में, उनका दिल खून के आंसू रोया होगा, जिस इमरान खान को मैं जानती हूँ। लेकिन मैं चाहूँगी कि वो कल के इस पावर शो से कुछ सीखें और उनको पता चले कि फ्री हैंड वाले जलसे होते कैसे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो मैनेज जलसे ही देखे थे
और मैनेज जल्द से ही किए थे, राइट। एक और चीज़ जो इमरान खान साहब ने भी देखी होगी और हम सब ने देखी, वो थे नवाज शरीफ के आंसू। नवाज शरीफ को मुश्किल से मुश्किल हालात में देखा है, कभी रोते हुए नहीं देखा। मैंने नवाज शरीफ साहब को, मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ, मैं उनसे जेल में भी जाके मुलाकात की, जेल में भी मैंने उनको बहुत कंट्रोल्ड इमोशंस के साथ देखा, राइट। और इसके अलावा मरीम नवाज साहिबा को भी मैंने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आप दीदा होते हुए नहीं देखा, पब्लिकली तो बिल्कुल भी नहीं। एक दफ़ा जब नवाज शरीफ साहब की तबीयत थोड़ी नासाज हुई थी जेल में, तो वो किसी हेयरिंग के लिए आई थी, तो तब वो थोड़ी सी अपसेट ज़रूर लग रही थी। लेकिन स्टेज के ऊपर कल जिस तरीके से मैंने मरीम नवाज़ को भी रोते हुए देखा और नवाज शरीफ साहब के भी आंसू निकले, ज़ाहिरी सी बात है वो एक इमोशनल मोमेंट था, एक फादर डॉटर का एक इमोशनल मोमेंट था, एक बहुत लंबी स्ट्रगल थी। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि पिछले 20 सालों के अंदर नवाज शरीफ ने सिर्फ एक इलेक्शन लड़ा है, जो कि 2013 का इलेक्शन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो जिला वतन या डिस्क्वालीफाइड रहे हैं। और इसके बावजूद भी, इतने नशेब व फराज के बावजूद भी नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म नहीं हुई। वो आए और फिर से एक नए बाप का आगाज़ हुआ है, और इसका सेहरा भी नवाज शरीफ के सर पर डाला गया है और नवाज शरीफ के सर पर गया जाता है, बिकॉज नोबडी एल्स कैन टेक दैट मच ऑफ रिस्क एंड गट्स। तो वो आंसू बिल्कुल निकले, वो बिल्कुल जेन्युइन थे। नवाज शरीफ पूरे रास्ते में भाई से भी मिले, जर्नलिस्टों से भी उनकी मुलाकात हुई, कारकुनों से भी वो मुलाकात करते रहे, मगर वो आप दीदा नहीं हुए। लेकिन जब मरीम नवाज़ उनके गले लगी तो वो रोए। इमरान खान ये मनाजिर देख करके शायद उनके दिल को तस्कीन पहुंची हो कि हाँ देखा ना, मैंने कहा था ना मैं इनको रुलाऊंगा, ये रोए हैं। मगर वो मनाजिर बहुत पावरफुल थे, क्योंकि इमरान खान साहब भी और शायद बहुत से बुग़्ज़े नवाज में लोग ये चीज़ भूल गए हैं कि नवाज शरीफ आज रो रहा था, वो कल रुलाएगा। जो नवाज शरीफ आज रो रहा था वो कल रुलाएगा। और आज से मेरा मतलब ऑफ कोर्स के कल वाले जलसे की मैं बात कर रही हूँ कि नवाज शरीफ को आप आंसू बहाते हुए देख रहे हैं। वो आंसू किसकी वजह से निकले? इसीलिए ना कि आज बेगम जिंदा नहीं है, आज वालदा हयात नहीं है, और इन सब को सियासत की नज़र कर दिया गया, क्योंकि कुलसूम नवाज़ को मरना पड़ा अपनी बीमारी साबित करने के लिए। जो नवाज शरीफ साहब की जो वालदा थी, उनकी जो आखिरी रसूमात थी, उनके लिए ऑफ कोर्स बड़ी ये एक तकलीफ दह सिचुएशन थी, बिकॉज द फैमिली वाज नॉट टुगेदर। और ये हर एक के लिए इमोशनल मामलात होते हैं। इमरान खान साहब तो खैर अपने करीबी दोस्तों की तदफीनों पे नहीं जाया करते थे, वो तो आपको पता है हज़ारा बरादरी के लोग लाशें लेकर के बैठे हुए थे, तो इमरान खान ने तब कहना शुरू कर दिया था कि जी मैं लाशों के आगे ब्लैकमेल नहीं हूँगा। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और मैं जब ये कहती हूँ ना कि आज रोने वाला नवाज शरीफ कल रुलाएगा भी, क्योंकि सबको पता है कि नवाज शरीफ एक हद तक डिक्टेशन ले सकता है, बहुत ज़्यादा डिक्टेशन ले नहीं पाएंगे। सो लिहाजा पूरा जो एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, जो पूरा सियासत का एक नया बाप शुरू हुआ है, उसमें ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना है जिसमें नवाज शरीफ रुलाने वाली पोजीशन पर आए, एंड दैट इज गोइंग टू बी द चार्टर ऑफ इकोनॉमी। सब मिलकर के, सब स्टेक होल्डर्स मिलकर के अपना दायरा इख्तियार डिसाइड करेंगे, और फिर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी, पैसा, मुल्क कैसा चलाना है उसकी तरफ जाएंगे। लोग मर रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, मुश्किल हालात है पाकिस्तान के, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेयर्स डिमांड करते हैं। और इन हालात में अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेयर्स कर सकता है, वो 40 साल का एक्सपीरियंस लीडर कर सकता है। वो लीडर जो कि नवाज शरीफ है, एटलीस्ट वो यही उम्मीद लेकर के आए हैं, वरना पोटेंशियल तो पाकिस्तान में बहुत है। बिलावल भुट्टो इज़ एन अमेजिंग पोटेंशियल, मरीम नवाज़ इज़ एन अमेजिंग पोटेंशियल, लेकिन इनको भी सीखना है, इनको अभी लर्न करना है, इनको भी एक्सपीरियंस हासिल करना है। मरीम को भी पार्लियामान की सियासत शुरू करनी है। बिलावल जो स्टार्टेड विद द पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, ऑफ कोर्स टैलेंटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा उनमें पोटेंशियल है। शहबाज शरीफ की अगर मैं बात करूँ तो वो तो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाते हैं, मतलब इस्टेब्लिशमेंट से वो डर जाते हैं फ़ौरन ही। मतलब उनका हैंड इन हैंड वाला सिस्टम नहीं होता कि कंधे से कंधे मिला के काम करना, उनका हमेशा झुका हुआ सिस्टम होता है कि वो झुक जाते हैं ज़्यादा और इस्टेब्लिशमेंट उन पे हावी हो जाते हैं। और शायद इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट को नवाज शरीफ से ज़्यादा शहबाज शरीफ ज़्यादा पसंद है। नवाज शरीफ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, लेकिन फिर इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं। तो इस दफ़ा उन इश्यूज़ को अवॉइड करना, यही वो लेसन है। एनीवेज और भी आपसे बहुत सी बातें कर रही हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।